तो फ्रेंड्स, आज हम एसक्यूएल में यूनियन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑपरेटर किस तरह से एसक्यूएल में काम करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम दो स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि एसक्यूएल में इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जो एसक्यूएल का यूनियन ऑपरेटर है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या करता है, ये दो क्यूरीज के रिजल्ट को आपस में कंबाइन करके एक रिजल्ट सेट बना देता है। सो इसको अगर हम एक सिंटैक्स पहले इसका देख लें तो हमें ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें यूनियन ऑपरेटर के, तो हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट होती है, उसके आगे हमारे पास कॉलम नेम्स होते हैं। ओके, ये हमारे पास कॉलम नेम्स कौन से हैं जो हमें नॉर्मली हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी टेबल में। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल क्या है, टेबल 1 है। तो ये नॉर्मल सी एसक्यूएल की क्यूरी है, सिंपल सी, जिसमें हम कुछ कॉलम सेलेक्ट करेंगे एक टेबल से। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पे एंट्री होती है, यहाँ पे अब यूनियन अपनी एंट्री करती है, तो यहाँ पे हम यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं। और इसके आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी है, ओके, वो भी सपोज कर लें हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट है, कॉलम नेम्स है फ्रॉम टेबल 2। तो ये कंप्लीट सिंटैक्स है जो यूनियन की क्यूरी है, जो यूनियन ऑपरेटर है, उसको हम यूज करते हुए जो हम क्यूरी बनाते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो क्यूरीज हैं और इसके दरमियान में हमने यूनियन ऑपरेटर को यूज किया है। तो ये इन दो क्यूरीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास एक रिजल्ट सेट बना देता है। ओके, सो पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। आप दो से ज्यादा क्यूरीज भी यूज कर सकते हैं। जस्ट आपने अगर एक और क्यूरी यूज करनी है, उसके रिजल्ट्स को भी कंबाइन करना है, तो आप एक और, फॉर एग्जाम्पल इसके सिंटैक्स में यहाँ पे आप एक और यूनियन यूज कर रहे हैं और इसके आगे वो सिलेक्ट स्टेटमेंट या जो भी आपकी क्यूरी है उसको आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, सो ऑन। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्यूरीज को, रिजल्ट को आप कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग यूनियन ऑपरेटर। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द क्यूरीज शुड हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स विद कंपैटिबल डाटा टाइप्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आप ये जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ की है, इसमें हमारे पास ये जो कॉलम्स होंगे, जो कॉलम हम इधर रिट्रीव करा रहे होंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए, और जो कॉलम हम इधर रिट्रीव करा रहे होंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के जरिए टेबल 2 से, ये दोनों कॉलम्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम, ये नॉर्थ विंड के डेटाबेस है और यहाँ पे हमारे पास ये कस्टमर्स का टेबल है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम ये सिटी का कॉलम ले लेते हैं। ओके, और इसी तरह हमारे पास एक सप्लायर्स का टेबल है और यहाँ से भी हम कौन सा कॉलम ले लेते हैं, सिटी का कॉलम ले लेते हैं। ओके, तो ये एक एक कॉलम हमने दोनों कस्टमर्स के टेबल में से भी ले लिया और एस के टेबल में से भी ले लिया। तो ये यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर यहाँ से हम एक और कॉलम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम, तो यहाँ से भी हमें कंपनी नेम लेना होगा। ये जो हमारा कस्टमर्स का टेबल, अगर इसमें से हम कंपनी नेम और क्या ले रहे हैं, हम सिटी ले रहे हैं, तो ये दो कॉलम्स हमने यहाँ से लिए हैं। तो यहाँ से भी जो नेक्स्ट क्यूरी होगी, जो हमने ये क्यूरी लिखी है, जिसमें सपोज हम सप्लायर्स के टेबल में से हम क्या ले रहे हैं, सिटी ले रहे हैं, तो साथ हमें कंपनी नेम भी लेना होगा। तो तब ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो दोनों क्यूरीज के बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम आप पहली क्यूरी से ले रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स आप सेकंड क्यूरी से लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स में एक आपने चेंजिंग नहीं करनी, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्यूरीज के सेम होने चाहिए। जो दूसरी चीज़ है, उनकी डाटा टाइप, दोनों जितने भी कॉलम्स आप ले रहे हैं, उनकी डाटा टाइप दूसरे जो क्यूरी है उसके कॉलम्स की डाटा टाइप से मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंपनी नेम ले रहे हैं, तो इसकी डाटा टाइप क्या है, n_var_40 है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी डाटा टाइप क्या है, n_var_40। तो दोनों की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये जो सिटी है, इसकी n_var_15 है और यहाँ पे भी सिटी की जो डाटा टाइप है n_var_15 है। तो ये क्या चीज़ है कि दूसरे पॉइंट में हमें क्या चीज़ क्लियर हुई यूनियन ऑपरेटर के हवाले से, कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हम ले रहे हैं, जिन क्यूरीज को हम आपस में यूनियन ऑपरेटर के जरिए ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनके रिजल्ट को, उन दोनों के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दोनों क्यूरीज के, वो सेम होने चाहिए और उनकी डाटा टाइप भी क्या होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, सो हमें ये नेक्स्ट पॉइंट भी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में ये है कि जो डुप्लीकेट रोज होती हैं, वो जो दो यूनियन का जो ऑपरेटर है वो उनको रिमूव कर देता है। जो डुप्लीकेट मतलब कि आप दो टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में यूनियन ऑपरेटर के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब यूनियन ऑपरेटर के जरिए इनके रिजल्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो यूनियन का ऑपरेटर है वो दोनों टेबल्स में से क्या करेगा, जो डुप्लीकेट रोज होंगे उनको रिमूव कर देगा। सिर्फ एक ही उसकी जगह पे रो लेगा। अगर मल्टीपल रोज हैं
डुप्लीकेट, तो उनकी जगह सिर्फ एक रो ले लेगा, बाकी सारे डुप्लीकेट्स को वो रिमूव कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये यूनियन का, ये क्या करता है, ये डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं डुप्लीकेट रोज 20 अब देखना चाहते हैं, तो आपने यूनियन के आगे ऑल यूज कर देना है। तो आप डुप्लीकेट रूल्स ये रिमूव नहीं करेगा, और उनको भी जो कंबाइन रिजल्ट सेट होगा उसमें डुप्लीकेट रोज को भी दिखा देगा अगर आप यूनियन ऑल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मुझे डुप्लीकेट रोज ना मिले, तो आप क्या सिंपल यूनियन ऑल सेट यहाँ से हटा दें, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक रोज प्रोवाइड करेगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया कि डुप्लीकेट रोज आर रिमूव फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट्स। लेकिन अगर हमें डुप्लीकेट रोज चाहिए तो हम यूनियन ऑल यूज कर लेंगे। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है, जो ऑर्डर, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोज का ऑर्डर होता है वो मेंटेन रहता है यूनियन के ऑपरेटर में। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी ये जो क्यूरी है ये कुछ रोज रिटर्न करेगी, वो इस तरह हमें ये क्यूरी रोज रिटर्न करेगी, तो ऑर्डर इनका मेंटेन रहेगा। पहले जिस ऑर्डर में ये रोज हमें इसका जो रिजल्ट बनेगा उसी ऑर्डर में रोज पहले इसकी आएंगे, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्यूरी है उसकी रोज आएंगी। तो ऑर्डर इस तरह से बनेगा। ओके, तो ऑर्डर पहली क्यूरी का रोज, और उसके बाद जो दूसरी क्यूरी जो हम यूनियन ऑपरेटर के जरिए कंबाइन करने जा रहे हैं उसके साथ उस क्यूरी के रिजल्ट को उसके बाद रखेगा। ओके, तो पहले पहली क्यूरी का रोज और उसके बाद सेकंड क्यूरीज की रोज। ओके, यूनियन ऑपरेटर इस ऑर्डर को मेंटेन रखता है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट क्लियर किया। हमें दोबारा से इसको समझ लें कि जो ऑर्डर होगा, जो पहली क्यूरी की रोज जिस ऑर्डर में हमें हासिल होंगी, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह से भी हमने इस लेट स्टेटमेंट को यूज़ किया है उसी ऑर्डर में हमें रोज आएंगी, और उसके साथ हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी रोज कंबाइन हो जाएंगी। तो इस तरह से ये ऑर्डर मेंटेन किया जाता है यूनियन ऑपरेटर के जरिए। ओके, अब ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द कॉलम नेम्स इन द फाइनल रिजल्ट्स कम फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि इधर जो कॉलम हमने सेलेक्ट किए हैं इनके जो नेम्स होंगे, जो फाइनल रिजल्ट हमें आएगा वो यही इस कॉलम, जो पहली क्यूरी के कॉलम नेम्स होंगे उन्हीं कॉलम नेम्स को यूज़ करेगा। जो हमें ये कंबाइंड रिजल्ट सेट दिखाएगा उसमें पहली क्यूरी के जो कॉलम नेम्स होंगे उनको यूज़ किया जाएगा फाइनल रिजल्ट सेट में। ओके, ऐसा नहीं होगा कि जो ये कॉलम्स हैं, इस क्यूरी के कॉलम्स हैं, वो एज अ नेम यूज़ हों फाइनल रिजल्ट में। जो पहली क्यूरी होगी उसके कॉलम जो होंगे वो एज अ नेम यूज होंगे हमारे पास फाइनल रिजल्ट में। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि यूनियन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है एसक्यूएल में। इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस देख लेंगे। यूनियन जो ऑपरेटर है इसकी एसक्यूएल में इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और टेबल। मतलब आप दो डिफरेंट सोर्सेज और टेबल्स से क्या मुराद है कि आपके एक टेबल्स को, जो जिन टेबल्स को आप कंबाइन कर रहे हैं, ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स को आप कंबाइन कर रहे हैं, तो ये टेबल एक डेटाबेस में भी हो सकते हैं और डिफरेंट डेटाबेस में से भी हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है डिफरेंट सोर्सेज और टेबल्स, इसका क्या मतलब है कि जो टेबल्स आप कंबाइन करें या जिन क्यूरीज के रिजल्ट्स को आप कंबाइन कर रहे हैं वो दो डिफरेंट डेटाबेसेस से भी हो सकती हैं। ओके, उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है सिमिलर डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स और डेटाबेसेस। बिल्कुल ये इंटीग्रेट कर लेता है जो सिमिलर डाटा होता है, क्योंकि सिमिलर डाटा यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, जो कॉलम नेम्स होंगे, ये जितने भी कॉलम आप सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये पहली क्यूरी और जो दूसरी क्यूरी होगी या जितने भी क्यूरीज आप यूज़ करें उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेम होंगे और उनकी डाटा टाइप क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है, इंटीग्रेट सिमिलर डाटा। मतलब कि दोनों पे जो डाटा टाइप है, जिन क्यूरीज के कॉलम्स आप कंबाइन करें यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे सेपरेट टेबल्स, क्योंकि हम दो सेपरेट टेबल्स में से ले रहे हैं, टेबल 1 और टेबल 2, और ये सेम डाटाबेसिस से भी हो सकते हैं और डिफरेंट डाटाबेसिस से भी हो सकते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस के वजह से यूनियन के, वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूरी होगी, उसके बाद हमारे पास यूनियन का ऑपरेटर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्यूरी होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सी क्यूरीज हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं तो उनके भी क्या कर देगा, उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हो जाएंगी वो स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंस है यूनियन की। उसके बाद ये क्या, क्योंकि ये मर्ज कर रहा है डाटा को विद सिमिलर स्ट्रक्चर,
जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर है टेबल्स का, या जिस जो भी कॉलम्स हम ले रहे हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, और उसको आप मल्टीपल टेबल में से, मल्टीपल डाटाबेसेस में से ले रहे हैं, तो आपको क्या करें, ये एक कंप्रेसिव तफसीली रिपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय मर्जिंग डाटा विद सिमिलर स्ट्रक्चर के। तो आप बहुत सारे डाटाबेसेस में से बहुत सारी क्यूरीज लगा के यूनियन ऑपरेटर के जरिए उन तमाम के जो रिजल्ट्स हैं जो उनको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपको एक तफसीली रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जो यूनियन ऑपरेटर है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि ये डाटा क्या, ये रिट्रीव करता है एंड एनालाइज करता है डाटा को दैट मीट डिफरेंट कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास क्या है कि आपने डाटा को एनालाइज करना है, लेकिन जो एक टेबल में से आप डाटा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल 1 है, तो यहाँ से आप डाटा ले रहे हैं इस क्यूरी के जरिए कि आप मुझे बताओ जो सेल्स हुई हैं, सेल्स में टाइप है प्रोडक्ट की, वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की टाइप पे चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि यहाँ पे टेबल 1 है, तो ये कोई हमारे पास टेबल है जिसमें से हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमें वो तमाम रिजल्ट्स या वो तमाम रोज रिटर्न करो इस टेबल में से जहाँ पे जो सेल्स हुई हैं उसमें जो प्रोडक्ट की टाइप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जो सेकंड टेबल है उसमें से हम क्या लेना चाह रहे हैं, वो सेम चीज़ लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमने डिफरेंट कर दी है। जो हमने कंडीशन अप्लाई की है वो ये की है कि हमें सेल्स बताओ जहाँ पे सेल्स हमारे पास $1,000 से ग्रेटर सेल्स हुई हैं। ओके, प्रोडक्ट की टाइप हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ही है सेकंड टेबल में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो सेल्स हैं वो $1,000 से ग्रेटर होनी है। ओके, तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस हमने अप्लाई की। पहले टेबल पर हमने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेल्स हुई हैं उसमें जो प्रोडक्ट की टाइप है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स बताओ, और सेकंड टेबल पर हमने कहा कि हमें ये बताओ कि वहाँ पे जो सेल्स हुई हैं वो $1,000 से ज़्यादा हुई। तो ये इन दो टेबल्स के आप क्या कर रहे हो, डाटा को कंबाइन कर रहे हो, दो डिफरेंट कंडीशंस को आप कंबाइन कर रहे हो, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको कंबाइन कर रहे हो, तो जिनको आप फर्दर एनालाइज कर सकोगे कि हमें डिफरेंट डेट्स के दरमियान में आप कंपैरिजन कर सकोगे कि यार हमें किस डेट में हमें कितने ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किस डेट में हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट सेल हुआ है, जहाँ पे हमें ज़्यादा मुनाफा हुआ है, जहाँ पे हमें $1,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट कंडीशंस के डाटा को आप क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो, ताकि आपकी कंडीशंस मीट हों, जो आप उस डाटा से रिजल्ट चाह रहे हो वो आपको हासिल हों। ओके, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस। हमने इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस कर लिया कि यूनियन ऑपरेटर की एसक्यूएल में क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमने यूनियन ऑपरेटर का सिंटैक्स भी देख लिया कि यूनियन ऑपरेटर को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, और यूनियन ऑपरेटर को अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। हमने यूनियन ऑल को भी डिस्कस कर लिया, और हमने यूनियन को भी डिस्कस कर लिया कि यूनियन क्या करता है, कि यूनियन सिंपल हमें डुप्लीकेट रोज रिमूव करके हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें डुप्लीकेट रिजल्ट्स भी रिटर्न हो तो हम यूनियन ऑल को यूज़ करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हम जो डेमो डाटाबेसिस के तौर पे डाटाबेसिस देंगे, वो हम एक हमारा जो नॉर्थ विंड का डाटाबेस है उसमें से हम एक कस्टमर्स के टेबल को लेंगे और एक हम सप्लायर्स के टेबल को लेंगे। ओके, और इसके ऊपर हम डिफरेंट क्यूरीज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्यूरी हम एक अप्लाई करते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमें कस्टमर्स के टेबल्स में से भी सिटीज़ ला के दो, और हमें सप्लायर्स के टेबल्स में से भी सिटी ला के दो। ओके, कस्टमर और सप्लायर के टेबल में, और इनको ऑर्डर बाय सिटी करो ताकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो इस क्यूरी का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स के। तो ये हमारी पहली क्यूरी कंप्लीट होगी जिसमें हमने एक ही कॉलम लिया है, सिटी का कॉलम, इस टेबल में से कस्टमर्स के टेबल में थे, और यहाँ पे हम यूनियन ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं, यूनियन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या करेगा, हमारी जो डुप्लीकेट रोल्स हैं उनको रिमूव कर देगा, और हम सिलेक्ट कर रहे हैं सिटी को फ्रॉम सप्लायर्स। तो दूसरी क्यूरी में हम क्या कर रहे हैं कि हम सिटी ही सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास एक है और दोनों की डेटा टाइप आपस में क्या है, कंपैटिबल है। क्योंकि आप देख सकते हैं सिटी भी हमारे पास n-var-15 है, और यहाँ पे भी सिटी हमारे पास n-var-15 है। एक को हम कस्टमर्स के टेबल में से ले रहे हैं सिटीज़ को, और एक को हम सप्लायर्स के टेबल में से ले रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट रिटर्न करता है। तो इसने हमें 93 रोज रिटर्न की हैं। ओके, तो इसको हम देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज आई हैं, 93 रोज या 93 रिजल्ट्स रिटर्न हुए हैं, और इनमें से क्या है, ये डुप्लीकेट रोज रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि यार हम डुप्लीकेट रोज रिमूव नहीं करना चाहते, तो फिर हमें दिखाओ कितने रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यूनियन ऑल जो है यूज़ कर लेंगे।
अब मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 120 रोज आई हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 120 रोज आई हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक और छोटी सी चीज़ कर लें तो ताकि हमें बेहतर क्लियर हो जाए कि हमारे पास डुप्लीकेट रोज आई हैं या नहीं आई हैं यूनियन ऑल में, तो हम इसको ऑर्डर बाय कर लेते हैं सिटी। ओके, तो ये सेंडिंग ऑर्डर में इसको सिटी वाइज अरेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ रही है, ये देखें यहाँ पे बर्लिन हमारे पास डुप्लीकेट सिटी है, तो ये दोनों दफ़ा शो हो रही है क्योंकि हमने यूनियन ऑल यूज़ किया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको यूनियन यूज़ करते तो ये यहाँ से बर्लिन आपको एक ही दफ़ा शो होगा, या देख सकते हैं बर्लिन आपको एक ही दफ़ा शो हुआ है, इसलिए हमें 93 रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं। लेकिन यूनियन ऑल के केस में हमें क्या, क्योंकि डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड भी हमें रिटर्न होते हैं, तो इसलिए 93 से 120 पे चला जाता है। ओके, रिकॉर्ड हमारे 120 पे चले जाते हैं। तो आपको उम्मीद है यूनियन और यूनियन ऑल के दरम्यान में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब ये तो हमने सिंपल यूनियन को यूज़ किया है, जहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ यूनियन को, ऑल को। तो यहाँ पे अब हम यूनियन को यूज़ करते हैं विद इस तरह वेयर क्लॉज के साथ। तो जब हम यूनियन को वेयर क्लॉज के साथ यूज़ करेंगे तो वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये हमें भी होना चाहिए। तो वेयर क्लॉज के साथ हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम करते हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से हमने क्या सिटी को सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे अब हम एक और कॉलम ले लेते हैं, हम यहाँ पे कंट्री का कॉलम भी ले लेते हैं। ओके, सो सिटी कॉमा, तो हमने पहली स्टेटमेंट जो हमारी पहली क्यूरी है उसमें हमने दो कॉलम ले लिए, सिटी और कंट्री। तो लाजमी बात है यहाँ पे हमें ये दो कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पे हम जो वेयर की कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर हमारे पास कंट्री क्या होनी चाहिए, कंट्री हमारे पास जर्मनी होनी चाहिए। ओके, तो हमने वेयर की क्लॉज भी साथ यूज कर ली। तो हम क्या कह रहे हैं, सिटी और कंट्री हमें ला के दो कस्टमर्स के टेबल में से, लेकिन कंट्री में सिर्फ हमारे पास कंट्री क्या रिटर्न होनी चाहिए, जर्मनी रिटर्न होनी चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे कंट्री हमारे पास जर्मनी है, सिर्फ वो ही कंट्री की सिटीज हमें रिटर्न करो। नीचे हमने यूनियन ऑपरेटर को यूज कर लिया। अब इस क्यूरी में भी क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हम जब डिस्कस कर रहे थे यूनियन ऑपरेटर को, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि दोनों के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एक सिटी का कॉलम लेंगे और एक कंट्री का कॉलम लेंगे, इसमें से सप्लायर्स में थे। इन दोनों की डाटा टाइप भी सेम है, आप देख सकते हैं कंट्री की यहाँ पे भी N-var 15 है और यहाँ पे भी कंट्री की N-var 15 है। यहाँ पे भी हमको वेयर लाजमी यूज करना होगा क्योंकि हमने क्या कहा है, कंट्री क्या होनी चाहिए हमारे पास, जर्मनी होनी चाहिए। तो वेयर कंट्री देखो जर्मनी। तो इन दोनों कस्टमर्स के और सप्लायर्स के टेबल में से हमें क्या रिटर्न होगा, हमें कंट्री तो जर्मनी रिटर्न होगी और उसके हमें सिटीज रिटर्न होंगी। इसको हम ऑर्डर बाय क्या कर रही हैं, सिटी जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। इसने हमें 13 रिकॉर्ड्स रिटर्न किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें कंट्री हमारे पास जर्मनी है और सिटी हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिटीज़ हैं जर्मनी के। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि यूनियन यूज़ किया है, तो यूनियन ने क्या किया है, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर लिया, इससे हमें 13 रिकॉर्ड रिटर्न हुए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड भी शो हों, तो इसलिए हमने यूनियन ऑल कर लिया। अब हम इस पर एग्जीक्यूट करते हैं। अब देख सकते हैं अब हमारे पास एक कंट्री इंक्रीज हो गया है। हमारे पास कितनी कंट्रीज होगी, अब 14। पहले हमारे पास 13 थी, अब हमारे पास कितनी होगी, 14 रिकॉर्ड्स हमें रिटर्न हो गई। तो इस तरह से जो यूनियन है, अब दोबारा से यूनियन को देख लें, यूनियन में हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, हमारे पास 13 रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे ही हमने ऑल किया तो हमारे पास 14 रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड हमारे पास डुप्लीकेट था, वो रिकॉर्ड कौन सा है, वो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बर्लिन, अब देख सकते हैं बर्लिन हमारे पास 2 दफ़ा है। ओके, तो जर्मनी का जो बर्लिन सिटी है वो हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, वो इसलिए हमें क्या एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है। तो इसने डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं किया क्योंकि हमने यूनियन ऑल को यूज़ किया है। अब हमारे पास इसी को हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस क्यूरी को, ताकि हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब हम क्लियर करना चाहते हैं कि हम एक सिलेक्ट हम यूनियन ऑपरेटर को यूज़ करना चाहते हैं और इसमें हम एलियस को यूज़ करेंगे। एलियस को हम क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हमें जो टाइप है हमें पता लग जाए कि यार ये सप्लायर से आया है, ये कॉन्टैक्ट नेम, सिटी या कंट्री, 3 चीज़ें हम लेंगे। बल्कि हम 4 कॉलम्स को यूज़ करेंगे। एक कॉलम में हम टाइप बताएंगे कि ये कस्टमर था, जबकि सप्लायर्स था, और दूसरे में हम कॉन्टैक्ट नेम, सिटी और कंट्री बताएंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि ये सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट नेम है, सिटी और कंट्री है, या किसकी है, कस्टमर की है। तो हम इस क्यूरी को किस तरह से बनाएंगे, हम करेंगे सेलेक्ट करेंगे, इस सारी चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम यूनियन को ही दे देते हैं। ओके, यहाँ से भी हम इसको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एलियस यूज़ करने लगे। तो एलियस हम क्या यूज़ करते हैं, एलियस के वजह से हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एलियस सिर्फ उतने टाइम तक एग्जिस्ट करता है जब तक वो क्यूरी चलती है। ओके, सो एलियस क्या होता है कि एलियस एसक्यूएल एलियस आर यूज्ड टू गिव टेबल्स
और a column a temporary name as alias only exist for the duration of the query। जितनी देर के लिए वो क्यूरी होती है उतनी देर के लिए alias एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज क्रिएट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर को एज एलियस यूज करें तो एज हम क्या करेंगे उसको एज टाइप। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, एलियस कस्टमर हमारे पास एज टाइप हो जाएगी, मतलब कॉलम का नाम हमें क्या शो होगा, टाइप शो होगा। ओके, और आगे हम क्या चीज दे रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट नेम ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नेम के बाद सिटी, और आखिर में हम क्या चीज ले रहे हैं, कंट्री ले रहे हैं। ओके, तो ये तीन चीजें हम ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी और कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स में से। ओके, कस्टमर्स में से, और उसको हम यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, यूनियन कर रहे हैं हम सप्लायर्स के साथ। ओके, सप्लायर के साथ, और यहाँ से भी हमें क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट नेम चाहिए, सिटी चाहिए और कंट्री चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सामने वाली, यहाँ पे एज टाइप हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हमने सप्लायर एज टाइप नहीं यूज किया। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है, मैं थोड़ा सा और सेट कर लूँ ताकि ये बेहतर हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने एज टाइप, मैंने कहा हमने जब डिस्कस किया था यूनियन ऑपरेटर को, तो उसमें हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जो कॉलम के नेम होते हैं वो पहली क्यूरी से हमें आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो कॉलम नेम यूज़ कर लिया एज टाइप, तो ये ही हमें दोबारा यहाँ पे यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही जो पहला जो हमारी क्यूरी है उसके कॉलम नेम्स ही यूज हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास कस्टमर्स एज टाइप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये पता लगेगा ये जो कॉन्टैक्ट नेम है ये कस्टमर्स के टेबल में से आया है, सिटी और कंट्री कस्टमर्स के टेबल में से आया है या सप्लायर्स के टेबल में से आया है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये हमें पता लग गया कि ये हमारे पास क्या है, ये कस्टमर है और ये हमारे पास क्या है, सप्लायर हैं। ये हमारे पास सप्लायर्स के टेबल में से आ रहा है और ये हमारे पास कस्टमर्स के टेबल में से आ रहा है। इसको अगर हम ऑर्डर बाय टाइप करें तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए ये हमारे पास कस्टमर्स के हिसाब से रेंज हो गया, ये हमारे पास तमाम के तमाम कस्टमर्स की रोज हैं और उसके बाद हमारे पास देखिए सप्लायर्स की रोज हैं। ओके, सो इस तरह से हमारे पास ये जो रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं ये टोटल 120 रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं। अगर हम इसको यूनियन ऑल करें तो हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर हुए तो वो भी हमें शो हो जाएंगे, तो लेकिन इसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें 120 की 120 रोज ये रिटर्न हुई। तो इस तरह से आप एलिस को भी यूज़ कर सकते हैं एंड जब आप यूनियन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हों, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ये हमें कौन से टेबल से आ रहे हैं। तो ये हमारी अपनी आसानी के लिए हम एलिस को भी यूनियन ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो रिजल्ट्स हमारे पास कंबाइन हो के आ रहे हैं वो हमें पता लगता रहे कि ये कौन से टेबल से आ रहे हैं या कौन से डेटाबेस से आ रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।